हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर को डिटेल में मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम सीखेंगे कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे होती है। ठीक है, रेडी हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, क्वेश्चंस करने से पहले हमें हमेशा क्या करना चाहिए? चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा ऑप्शन है यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। अगला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो संविधान का कार्य कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो जैसा कि हम चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि संविधान जो होता है वो नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। ये सही बात है, ये संविधान का कार्य है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ये भी संविधान का कार्य है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये भी संविधान का कार्य है। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। कुछ साझे मूल्यों की, ये ऑप्शन गलत है। यह संविधान का कार्य नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है, यानी संसद से भी उच्च जो है कौन है? संविधान। देखिए ऑप्शन, संविधान के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, संसद जो होती है संविधान संशोधन नहीं कर सकती। तो हमें क्या बताना है कि एक बेहतर दलील बतानी है जिससे ये पता चल सके कि संविधान जो है वो संसद से ऊपर है या संविधान से उच्च है, सर्वोच्च है। तो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चों, देखिए सारे ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं कि संसद के अस्तित्व में आने से कई पहले संविधान बनाया जा चुका था और संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। तीसरा ऑप्शन हमने देखा, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसके कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी और संसद जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो संविधान है वो संसद से उच्च है, क्योंकि संविधान किसको बना रहा है? संसद को। अगर संविधान नहीं होगा तो संसद नहीं बन पाएगी। ठीक है, समझ गए बात को, इसलिए इसका ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। देखिए कथन जो है सही है या गलत है ये हमें बताना है। एक एक कथन को पढ़ेंगे और हम ये बताएंगे कि ये सही है या गलत है। आप भी अपना
जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, पहला जो है इसका ऑप्शन, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। आपको क्या लगता है, ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन है सत्य। ठीक है, ये कथन सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। दूसरा ऑप्शन देखिए, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। ठीक है, ये जो कथन है ये भी सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान का आदर्शों और मूल्यों से कोई सरोकार नहीं होता है। आपको क्या लगता है? सरोकार होता है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। जब हमने चैप्टर पढ़ा तब ये कोटेशन एज इट इज संविधान वाले चैप्टर में आए थे, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हमें चैप्टर पहले रीड करना है फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, आप क्लासेस देखिए, क्लासेस को आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, ये कथन भी क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं, अपने उत्तर का कारण बताएं। देखिए, ये जो अनुमान है इनके बारे में हमें अपने विचार बताने हैं। पहला अनुमान देखिए, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। ठीक है, पहला है ये। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला एक बार वापस पढ़ लीजिए, संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई है, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ है। ये पहला अनुमान है, तो पहले अनुमान को हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, यह अनुमान सही नहीं है क्योंकि भले ही संविधान सभा का निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था, परंतु फिर भी संविधान सभा भारतीय जनता की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, संविधान जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संविधान की जो रूपरेखा है उसके अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, संविधान सभा में भारतीय जनता के सभी वर्गों, क्षेत्रों एवं धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता तो लगभग वही सदस्य चुने जाते जो संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, देख लिया आपने पहला अनुमान। चलिए अब दूसरा अनुमान देखते हैं हम। दूसरा अनुमान है, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। यह है दूसरा तर्क। दूसरे तर्क को पढ़ लेते हैं हम। अब देखिए ये क्या है, यह अनुमान सही नहीं है क्योंकि संविधान सभा में अधिकांश प्रावधानों पर बहुत वाद विवाद के बाद ही आम सहमति बन पाई। संविधान बनने में यह समय लगा बच्चों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग आप बोल सकते हैं लगभग 3 वर्ष का समय संविधान को बनने में लगा। यानी कि इसमें जो भी प्रावधान थे उस पे डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया, उसके बाद निर्णय लिए। तो ये जो तर्क बता रहे हैं ये गलत है। ठीक है, अगला तर्क देखिए,
हाँ, तीसरा तर्क इन्होंने अनुमान दिया है कि संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। ठीक है, दूसरे देशों से लिया गया है। इस अनुमान के पीछे क्या तर्क दिया गया है, देखिए। यह अनुमान भी सही नहीं है क्योंकि हमें मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी। मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, क्यों नहीं थी अभी देखेंगे, बल्कि एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। ठीक है, इसके अलावा संविधान की अधिकांश धाराएं 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि भारत को मौलिक जो संविधान है उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था बहुत सारी चीजें उसी से एज इट इज ली गई है। और ये जो अधिनियम था भारत में पहले से ही लागू किया गया था और हमारे नेतागण भी इससे परिचित थे। तो तीनों ही अनुमान क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में उदाहरण देने हैं हमें दो। चलिए, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। ठीक है, दूसरा है आपका संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। इसके बारे में हमें अपने विचार बताने हैं। तो देखिए, पहला, भारतीय संविधान के निर्माता उच्च कोटि के विद्वान थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे जो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया जो भारतीय गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो भीमराव अंबेडकर थे उच्च कोटि के क्या थे, एडवोकेट थे, वकील थे। बहुत ही सोच समझ के इन्होंने जो भारतीय संविधान में प्रावधान थे उन पे डिस्कशन किया, उसके बाद उस पे चीजें आगे लागू की, है ना। चलिए, दूसरा पॉइंट है, संविधान के अंतर्गत सरकार की शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में इस प्रकार किया गया कि कोई एक संस्था संविधान के ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट क्या था कि संविधान संघ और राज्य में जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किस प्रकार करता है और उससे क्या फायदा है। तो उस संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत सरकार की शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के में इस प्रकार किया गया है कि कोई एक संस्था संविधान के ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, है ना। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य में कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली सूची है संघीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र जो है वो कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाती है और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अगर कोई विरोध होता है तो संघ सूची के अनुसार केंद्र की सरकार द्वारा लागू किया गया कानून ही मान्य होता है। क्लियर है।
आगे देखिए, कानून बनाने की इन शक्तियों के बंटवारे में परिवर्तन करना एक कठिन कार्य है। ठीक है, हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कितनी लंबी चौड़ी होती है, तो शक्तियों का बंटवारा बहुत अच्छी तरीके से किया गया है ताकि कोई भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है एलोबरेट ना कर पाए चीजें, या एलोबरेट करे तो इस तरीके से करे ताकि जनता का हित हो, है ना। चलिए, भारतीय संविधान भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुकूल है। छुआछूत को संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आज कानून के समक्ष सभी समान है और संविधान भारतीय नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण न हो तो क्या होगा? ठीक है, हम जानते हैं हमारा जो संविधान है उसमें शक्तियों का बंटवारा है, इसके अलावा जो हमारे अधिकार और कर्तव्य उनके बारे में भी बताया गया है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए आवश्यक है ताकि संविधान द्वारा शक्तियां तथा जिम्मेदारियां साफ साफ निर्धारण हो जाने से केंद्र और राज्य की सरकारों के मध्य परस्पर टकराव होने की संभावना पर विराम लग जाता है। केंद्र और राज्य को पता होता है कि हमारी शक्तियां क्या है और हमें किस प्रकार कार्य करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, संविधान द्वारा शक्तियों एवं अधिकारों का बंटवारा हो जाने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, देश व राज्य की सरकारें अपना अपना कार्य अपने क्षेत्र के अनुसार ही करेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होने से शासकीय कार्यों में सुगमता और सरलता बनी रहती है ना। अगला पॉइंट देखिए, देश के संविधान में शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण हो जाने से जनसाधारण एवं अधिकारी वर्ग में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो पाती और शासन चलाने की प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न नहीं होती। यानी कि कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य को शक्तियों का बंटवारा करने से ये होता है कि केंद्र और राज्य अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सीमाओं में रहकर बेहतरी से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि किसी देश के संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का निर्धारण साफ साफ न हो तो इसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। अगर मान लो शक्तियों का बंटवारा ढंग से न हो पाया तो एक विरोधाभास हो जाएगा। तो उसके पॉइंट से देख लेते हैं। देखिए, संबंधित देश की शासकीय व्यवस्था सुगम एवं सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, केंद्र व राज्यों में मतभेद उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संबंधित देश में भ्रष्टाचार चरम बिंदु को छूने लगेगा। प्रत्येक समय छोटी छोटी बातों पर भी सरकार एवं उसके पदाधिकारियों में टकराव और विवाद की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए देश में राज्य और केंद्र होता है उसको अपनी स्थिति और कार्य की जो सीमा है उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है ताकि जो शासन प्रक्रिया में किसी प्रकार का टकराव या रुकावट ना हो। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट, देश के लोगों में असंतोष व्याप्त रहेगा तथा जनसाधारण मनमानी करने पर उतारू हो जाएगा। राज्य अस्थिरता के दौर से गुजरने लगेगा और शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं रहेगा। संबंधित देश में नैतिकता तथा आदर्श का अभाव पैदा हो जाएगा। अगर आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पता है तो आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं।
ठीक है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ हमेशा जब भी आप आंसर पढ़ते हैं या रीड करते हैं तो किसी भी आंसर का कीवर्ड याद रखें। कीवर्ड याद रखने से आपको आंसर ज्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन रहेगा, वो लिखते टाइम उसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए आवश्यक है ताकि शासक निरंकुश व तानाशाह न बने। विश्व में कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जो कि अपने राज्य के नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखे। सिर्फ तानाशाही और साम्राज्यवादी शासन प्रणाली में ही इस प्रकार की संभावनाएं है। तानाशाही और साम्राज्यवादी होगा तो निरंकुश ही होगा फिर, है ना। चलिए आगे देखिए, जहां की लोग शासक के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं, यदि किसी देश का संविधान अपने नागरिकों को अधिकारों से वंचित करता है तो यह संबंधित देश का शासन लंबी अवधि तक नहीं चल पाएगा। तानाशाह और निरंकुश शासक ये बच्चों ज्यादा समय तक नहीं चल पाते, इसलिए हमेशा जनता के मूल्यों और जो भावनाएं होती है उनका शासक को ध्यान रखना चाहिए, तभी संविधान और राज्य में शासन अच्छे समय तक या ज्यादा लंबी अवधि तक चल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जापान का जब संविधान बना तब जापान किसके कब्जे में था? अमेरिका के कब्जे में था। तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो जापान से कैसे अलग है। देखिए, जापान का संविधान तत्कालीन अमेरिकी जनरल मैकआर्थर की निगरानी में बनाया गया था। यह संविधान जापान के लोगों ने अपनी इच्छा से नहीं बनाया था, बल्कि यह संविधान उन पर थोपा गया था, क्योंकि अमेरिका का शासन था। अमेरिका का शासन था किस पे? जापान पे। तो संविधान किसने बनाया? अमेरिका ने। अमेरिका ने संविधान बनाया, यानी इन्होंने जापान पे क्या कर दिया? संविधान थोप दिया। तो जापान की जो आम जनता थी उनके जो इच्छा है उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार के संविधान बनाने में कठिनाई अवश्य आती है क्योंकि विदेशी लोगों को स्थानीय लोगों के मूल्यों और आदर्शों की जानकारी नहीं होती। भारत में संविधान बनाने का अनुभव जापान से अलग था। ठीक है, विदेशी लोगों ने संविधान बनाया तो वहां के जो आम नागरिक थे, वहां के भावनाओं, उनके जो आदर्श थे उनका उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। लेकिन भारत में जब संविधान बना तो उसका अनुभव जापान से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है देखिए, क्योंकि संविधान बनाते समय भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था तथा भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। यद्यपि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, इसके बावजूद संविधान सभा के अंदर भारत के सभी वर्गों व क्षेत्रों के लोकप्रिय नेता इसके सदस्य थे।
ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भारत का संविधान बना तब भारत स्वतंत्र था और भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया और भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा तो नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संविधान के अंदर जो भारत के संविधान सभा के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो लोग थे, वो लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, भारतीयों को उन पे विश्वास था, इसलिए भारत का संविधान जो है वो जापान से थोड़ा अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतना कठिन भाषा में लिखा हुआ है। इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? मैं शिक्षक हूं, मैं क्या उत्तर दूंगी? देखिए, देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं तो हमें अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हम भारत के वासी हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। यहाँ के आदर्श, मूल्य और संस्कृति जो है हमारी धरोहर है। तो हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया। मैं एज अ शिक्षक, एज अ टीचर आपको यही कहती हूँ कि भारत के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जो हमारे मूल्य हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं, उनको हमें आगे लेके बढ़ना है। तो हमें हमारे देश के संविधान का पालन जरूर करना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो हमारे जो प्रतिनिधि है वो संसद में बैठ के उसका संशोधन करके उसमें सुधार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो बिल्कुल नहीं है कि मैं संविधान का पालन क्यों करूं। हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हमें पालन उसका करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। यदि मैं शिक्षक होता तो अब मैं तो शिक्षक हूं ही सही, है ना। रजत को समझाते हुए कहता कि बेशक भारतीय संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है, लेकिन इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार सदैव परिवर्तन करके इसे आधुनिक और अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। हम जानते हैं कि समय समय पर संविधान में संशोधन हुए हैं, तो हमारी बेहतरी के लिए ही हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। यदि संविधान की भाषा कठिन एवं कानून के अनुसार न हो तो कोई भी शासक या व्यक्ति इसका गलत अर्थ में प्रयोग कर सकता है और कठिन भाषा के होते हुए भी यह लोगों के अधिकारों की रक्षा का पूरा वचन देता है। अतः तुम्हें रजत को इसका पालन करना चाहिए। हमारे अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान है, तो हमें उसका पालन तो करना ही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष लिए। हरवंश ने कहा, भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। ठीक है, अगले व्यक्ति ने कहा, नेहा ने कहा, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। ठीक है, एक व्यक्ति का ये तर्क है, मिस नेहा का। नाजिमा का तर्क देखिए, संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताइए। ठीक है बच्चों, देखिए हम हरवंश व नाजिमा के विचारों से सहमत हैं। क्यों सहमत है? क्योंकि भारतीय संविधान निसंदेह एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है और संविधान को कुछ असफलता मिली भी है तो यह हमारे संविधान की नहीं बल्कि इसको चलाने वालों की असफलता है। ठीक है,
संविधान में अगर कुछ कमियां रह जाती है तो उसका संशोधन करके उसमें सुधार किया जाता है। उस हिसाब से कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था चलती है। अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, ठीक है, तो ये जो कमी है ये संविधान की नहीं, जो शासन करता है, जो प्रतिनिधि है हमारे, उनकी कमी है। तो ये सफलता उनकी है, ना कि संविधान की। ठीक है बच्चों, तो यही है, चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।